सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर साइंस फॉर सक्सेस। इसके माध्यम से हम बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं और बायोलॉजी में हमने स्टार्ट कर दिया है सेल। और इसमें कल हम पढ़ चुके हैं सेल वॉल पढ़ चुके हैं एंड सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम साइटोप्लाज्मा पढ़ते हैं। थोड़ा सा कल का हल्का सा रिवाइज करते हैं, देखते हैं। कल अपन ने देखा हुआ था कि जैसे ही हमने कोशिका की संरचना देखने की कोशिश की तो तीन चीजें दिखाई दी सूक्ष्मदर्शी से। सबसे पहले सेल वॉल, ठीक है, जो बाहर की संरचना है, कोशिका झिल्ली, ठीक, ये सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन पादप कोशिकाओं में सबसे ऊपर सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति। अंदर एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव जैसी संरचना है, इसको हमने नाम दिया कोशिका द्रव। और अंदर एक गोल गोल संरचना दिखाई दी, इसको नाम दिया केंद्रक। ठीक, बोल सकते हैं कि पहले जब कोशिका को देखा गया तो ये तीन प्रकार की संरचनाएं दिखाई दी गई। लेकिन बाद में जैसे सूक्ष्मदर्शी का और अच्छे से विकास हुआ, बहुत अच्छे सूक्ष्मदर्शी आए, जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। जब उन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसको देखा गया, इनको देखा गया कि इस लिक्विड में भी बहुत छोटी छोटी संरचनाएं हैं जिनको कोशिकांग कहा गया। वो संरचनाएं भी यहाँ अंदर तैरती रहती हैं। जैसे हम इस इमेज को जूम करें और देखें तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि ये लिक्विड है, इसमें बहुत सारी संरचनाएं दिख रही हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, रिक्तिकाएं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब कुछ। तो हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य की और उसमें ही पढ़ेंगे इन सारी की सारी संरचनाओं को। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली हमारे कल कंप्लीट हो चुका है, कोशिका भित्ति भी कंप्लीट हो चुका है। आज स्टार्ट करते हैं हम कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो देखते हैं कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्मा कहा जाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या होता है? ये सेल है, सेल, ये न्यूक्लियस है। ये सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर की झिल्ली को केंद्रक झिल्ली, इसके बीच का भरा हुआ द्रव है। ठीक है, इसके बीच जो द्रव भरा हुआ है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये प्रोटीन से, वसा, खनिज लवण, पानी और आदि बहुत सारी चीजों से ये मिलकर बना हुआ है। ये इसमें सभी चीजों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा, प्रोटीन का भी है, वसा का भी है, खनिज लवण का भी है, पानी का भी है और बहुत सारी चीजें, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ये एक लिक्विड टाइप का है, गाढ़ा लिक्विड के जैसा है। ठीक है, गाढ़ा लिक्विड के जैसा है। ये एक विलयन का, जैसे अपन बात करें विलयन की तीन अवस्थाएं होती है, उनमें से ये कोलाइडी अवस्था रखता है। कोलाइडी अवस्था, जैसे कोई पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोशिका द्रव्य किस अवस्था में होता है, तो वो कोलाइडी अवस्था में होता है। ठीक है, ये लिक्विड की अवस्थाएं हैं। जब हम विलयन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तीन प्रकार का विलयन होता है, उसमें से एक प्रकार का ये कोलाइड अवस्था कहलाती है। कोलाइड अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि जैसे आप पानी देखें, पानी में यदि मिट्टी मिला दिया जाए तो जो अवस्था बनती है वो कोलाइड है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं। प्योर वाटर या प्योर लिक्विड जो है हमें वो दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर पार्टिकल हैं, वो जरूर हमें समझ में आते हैं। ठीक है, तो इसकी अवस्था कोलाइड अवस्था है। ये जो कोशिका द्रव्य है ये हमारे जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार कैसे? क्योंकि इस लिक्विड के माध्यम से ही कोशिका अपना पूरा कार्य संपन्न करती है। यदि ये लिक्विड ना रहे तो कोशिका पूरी सूख जाती है और कोशिका मर जाती है। और जैसे ही कोशिकाएं मरने लगती हैं तो व्यक्ति का शरीर कमजोर होने लगता है और मृत्यु की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए इस लिक्विड का बड़ा महत्व है। और इसका दूसरे प्रकार से महत्व हम देख सकते हैं, इस लिक्विड के माध्यम से ही कोशिका जो खाना बनाती है उसको बाहर पहुंचाती है, या बाहर से जो भोजन आता है उसके लिए ये लिक्विड के माध्यम से ही केंद्रक तक पहुंचता है, कोशिका झिल्ली से पार होकर दूसरे कोशिकाओं तक पहुंचता है। या कोई भी पदार्थ जो यहाँ बनाते हैं, जैसे प्रोटीन बनाया कोशिका ने,
अब वो प्रोटीन बाहर भेजना है तो वो भी यहाँ लिक्विड के माध्यम से ही बाहर जाता है। ये जो ऑर्गन्स हैं ये भी जीवित रहते हैं इस लिक्विड के माध्यम से ही। तो ये जो लिक्विड है कोशिका द्रव, ये हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको कभी कभी कोशिका द्रव जैसे लिखा हुआ है ये अलग अलग नाम और मिल सकते हैं। अलग नाम कैसे, कहीं आपको जीव द्रव मिल सकता है। ठीक है, तो अब ये जीव द्रव्य क्या है, इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कहीं आ जाता कोशिका द्रव्य और आ गया जीव द्रव्य, अंतर क्या है दोनों में। देखिए कोशिका द्रव्य क्या था, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव भरा हुआ है वो कोशिका द्रव्य है। लेकिन यदि हम इसमें केंद्रक को भी शामिल कर लें, इस द्रव में केंद्रक को भी शामिल कर लें, तो ये पूरा का पूरा द्रव जिसमें कि बहुत सारी संरचनाएं हैं, केंद्रक भी उसमें समाहित है, उसको कहते हैं हम जीव द्रव। ठीक, इसको यदि हम सरल भाषा में लिखना चाहें लिख सकते हैं कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक। ठीक है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा और कोशिका द्रव्य, जब इसमें से केंद्रक अलग कर दिया जाता है, केंद्रक को छोड़ दें और अंदर जितना लिक्विड है वो सारा का सारा कोशिका द्रव्य है। देखिए बात यहाँ हमने द्रव्य की है, तो इसी से मिलती जुलती द्रव्य के और शब्द देखते हैं। जैसे कि आ जाता है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, या न्यूक्लियस प्लाज्मा। ठीक है, केंद्रक द्रव्य, सिंपल सी बात है, यहाँ शब्दों से ही प्रतीत हो रहा है कि केंद्रक के अंदर का जो द्रव्य है वो केंद्रक द्रव्य। ठीक है, केंद्रक एक संरचना है, उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उस अकेले लिक्विड का नाम क्या है, केंद्रक द्रव्य। ठीक है, इसी से एक और मिलता जुलता शब्द आता है कोशिका तरल। ठीक है, इसको साइटोसॉल कहते हैं। ठीक है, साइटोसॉल। कोशिका तरल क्या होता है, अब देखिए ये हमने देखा कोशिका द्रव में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कोशिकाओं में कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो बिल्कुल क्लोज हैं, उनके अंदर भी जगह है और उनके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, जैसे ये रिक्तिका के अंदर लिक्विड है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, या ऐसी संरचनाएं जिनके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को कहते हैं कोशिका तरल। ठीक है, चलिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड है, या रिक्तिकाओं के अंदर लिक्विड है, या अदर संरचनाओं के भीतर जो लिक्विड भरा हुआ है, भीतर जो तरल भरा हुआ है वो कहलाता है कोशिका तरल। ठीक है, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोशिका द्रव्य और कोशिका तरल में अंतर है। कोशिका द्रव्य का मतलब ये है कि जो बाहर, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के बीच में जितना लिक्विड भरा हुआ है वो सारा का सारा कोशिका द्रव्य है। और कोशिका तरल जो कोशिका द्रव्य के अंदर की जो संरचना है, संरचनाओं के भीतर जो तरल भरा हुआ है उस तरल को कहते हैं कोशिका तरल। ठीक है, एक और छोटी सी बात, जैसे हम बात करें, यहाँ पर लिखा है कोशिका द्रव्य और यहाँ पर लिखा है तरल। ठीक है, तो द्रव्य और तरल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, द्रव्य का मतलब है पदार्थ, और पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। मतलब ये जो द्रव्य है कोशिका द्रव्य, ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मतलब इसके अंदर ठोस, द्रव, गैस जैसी संरचनाएं विद्यमान रह सकती हैं, ठोस, द्रव, गैस जैसे पार्टिकल इसमें विद्यमान रह सकते हैं। लेकिन जब बात सिर्फ तरल की आ जाए, इसका मीन से सिर्फ और सिर्फ द्रव, मतलब कोशिका के अंदर कोशिका तरल सिर्फ उसको कहा जाएगा जो कोशिका के अंदर लिक्विड भरा है, सिर्फ और सिर्फ उस लिक्विड को कोशिका तरल कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई नहीं। तो आप साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोसॉल, ठीक है, इनमें अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए और इसको कॉन्सेप्ट वाइज सही कर लीजिए। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच का, न्यूक्लियोप्लाज्मा केंद्रक के अंदर का, और जीव द्रव्य पूरा बोले या प्रोटोप्लाज्मा तो पूरा लिक्विड विद केंद्रक के, और साइटोसॉल जो कोशिकाओं के अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो कहलाता है साइटोसॉल। ठीक है, तो ये हमने इतनी बात की, आगे और बात करते हैं।
ठीक है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य की बात कर रहे थे, हमने बता दिया कि ये भौतिक आधार है, कोलॉइड अवस्था में है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कोशिका द्रव्य भी एक बहुत बड़ी संरचना हो जाती है, बहुत बड़ी है। से वैसे तो बड़ी कुछ भी नहीं है क्योंकि कोशिका है इतनी छोटी है, लेकिन स्टडी के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दो पार्ट में कैसे, अब देखिए इसमें दो भाग कैसे हैं। एक भाग आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी कणिकाएं हैं, ठीक है, कण हैं बोल सकते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए, राइबोसोम्स हो गए, ये पार्टिकल्स। और दूसरा उसमें लिक्विड, जो अब भी अपन ने कहा है लिक्विड ऐसा कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, फैट हो गया। ठीक है, ये तो इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट को हम कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, हिंदी में इसको अधात्री या आधार द्रव, ठीक है, इसको आधार द्रव्य कहा जाता है। आधार द्रव्य इसलिए क्योंकि ये ऐसा लिक्विड है जिसकी वजह से पूरी कोशिका का आधार बना हुआ है। इसके अंतर्गत क्या आता है, जो अभी अपन ने पढ़ा हुआ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, जल आदि, ये चीजें सारी आती हैं मैट्रिक्स के अंतर्गत। ठीक है, और ये मैट्रिक्स ऐसा पार्ट है जो निर्जीव है और निष्क्रिय है। ठीक है, तो निर्जीव पार्ट को हमने रखा है मैट्रिक्स के अंदर, या इसको हाइलोफैलम भी बोलते हैं। ठीक है, या हाइलोप्लाज्म भी बोलते हैं। एक वर्ड आता है लोप्लाज्म, ठीक, बायोलॉजी के हिसाब से एक वर्ड, हाइलोप्लाज्म में भी कहीं कहीं वर्ड मिल जाता है। मैट्रिक्स जनरली पूछा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो मैट्रिक्स किस प्रकार की संरचना है, ये है तो कोशिका द्रव्य ही, लेकिन कोशिका द्रव्य में ऐसी संरचना जो निष्क्रिय है और निर्जीव है। ठीक है, तो निर्जीव क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, ये सब चीजें निष्क्रिय हैं। दूसरी ऐसी चीजें जो सजीव है और सक्रिय है। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमने ऐसे देखे जो सजीव है और सक्रिय है, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गन। या कोशिकांग। तो दूसरा जो हम डिवाइड करते हैं वो सेल ऑर्गन या कोशिकांग। कोशिकांग क्या, अब जो इस लिक्विड के अलावा जो बाहर की जो संरचनाएं हैं, जो इसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, जैसे रिक्तिका हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। हो गया, ठीक है, लाइसोसोम और वो सारी संरचनाएं जितनी ये कोशिका में दिख रही हैं। ठीक है, और इस पार्ट में हम ऐसी संरचनाओं को लेते हैं जो कैसी हैं, जीवित हैं और सक्रिय है। ठीक है, तो जीवित और सक्रिय जितने ऑर्गन्स हैं वो हम सेल ऑर्गन में लेते हैं, और जो निष्क्रिय चीजें हैं, निर्जीव हैं, वो हम मैट्रिक्स में लेते हैं। ठीक है, इसको हाँ ऐसे समझ सकते हो। क्वेश्चन कैसे आता है मैट्रिक्स का, क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में कि कोशिका द्रव्य का वो कौन सा भाग है जो निर्जीव होता है और निष्क्रिय होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको मैट्रिक्स, कोशिकांग और जीव द्रव्य, या इनमें से कोई नहीं, तो फिर ऑप्शन वहां पर मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा पार्ट है जो निर्जीव है और निष्क्रिय है। दूसरी बात करें, जो सजीव है, जीवित या सक्रिय है, वो सेल ऑर्गन है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन यहाँ ये मैट्रिक्स वर्ड जरूर याद रखना, ये मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य को भी हमने दो पार्ट बना दिए, क्योंकि ये बना ही हुआ है, एक लिक्विड है सिंपल सा, जिसमें प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सब कुछ, और उसके बाद उसमें कुछ ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स ऐसे जो कुछ काम करते हैं, जो सजीव हैं। ठीक है, तो हमने उस ऑर्गन को अलग कर दिया, लिक्विड को अलग कर दिया, लिक्विड वाले को हमने निष्क्रिय माना, और जो ऑर्गन्स हैं उनको हमने सक्रिय माना। जो लिक्विड वाला है वो निर्जीव है, और जो ऑर्गन है हमारे वो सजीव है, क्योंकि वो सारी सजीव वाली क्रियाएं करते हैं। ये कुछ नहीं, ये तो बस लिक्विड की बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। देखिए यदि आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, या फिर जब आप लिख रहे हो तो वीडियो को पॉज कर दें, थोड़ा सा उसको रोक लें, आप जब लिख लें तो आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोशिका द्रव्य का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोशिका द्रव्य में अब कोई प्रॉब्लम नहीं, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाता नहीं है, ठीक है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता है। अब आपके लिए ये हो गया, 2 पार्ट्स हो गए कोशिका द्रव्य का, ठीक है। संरचना अपन ने देख ली, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब क्या होता है ये देख ली। अब हम आगे अदर ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो देखिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तो आप सभी जानते हैं। अब हमें ये कोशिकांग स्टार्ट करने हैं, ठीक है। सॉरी, ये कोशिकांग है, ठीक है। कोशिकांग स्टार्ट करते हैं, और कोशिकांग में क्या आता है, ये पूरे के पूरे, ठीक है। कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, कोशिका झिल्ली, सब कुछ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से हम कोई एक कोशिकांग लेकर के स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब हमें इन सारे के सारे कोशिकांगों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये सारे के सारे कोशिकांग कोशिका द्रव्य के ही एक भाग है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, अंतः प्रद्रव्य जालिका से स्टार्ट करते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालिका, या इंग्लिश में इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, ये जो संरचनाएं दिख रही हैं, आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो केंद्रक के बाहर एक ये नलिका टाइप की संरचना दिख रही है, ठीक है। कैसा है ये, झिल्ली युक्त और नलिकाकार, एक जाल टाइप का है, ठीक है। ये झिल्ली युक्त और नलिकाकार एक जाल है, उसको हम क्या कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका है, ठीक है। जैसे केंद्रक के बाहर ये स्ट्रक्चर दिख रहा, ये अंतः प्रद्रव्य जालिका है, और ये भी अंतः प्रद्रव्य जालिका है। ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जैसे ऑर्गन तो प्रोटीन के बनते हैं, लेकिन प्रोटीन में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, उसमें से ये है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन से बनती है। देखिए, ये 2 प्रकार की आपको दिख रही होगी, एक के ऊपर ये डैश डैश करके राइबोसोम्स दिख रहे हैं, और एक पे कुछ नहीं है, एक स्मूथ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बेसिस पे 2 प्रकार या 2 टाइप में हम इसको बांट देते हैं, ठीक है। जिसपे राइबोस जो बिल्कुल साफ दिख रही है, साफ दिख रही है, जिसपे कुछ ये डॉट डॉट करके नहीं दिख रहे हैं, वो कहलाती है चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER लिख दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए इंग्लिश में, ठीक है। अब जो दूसरी वाली होती है, जिसमें राइबोसोम्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल, ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। ये थोड़ी खुरदरी जैसी संरचना हो गई, इसलिए इसका नाम रख दिया खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, ठीक है। खुरदरी को अपन रफ बोलते हैं, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। 2 प्रकार की होती है। तो ये खुरदरी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहे हैं भाई साहब, इसमें राइबोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम की उपस्थिति की वजह से इसकी संरचना थोड़ी खुरदरी जैसी दिखने लगती है, इसलिए इसको खुरदरी कहा गया, और इसको चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका कहा गया, ठीक है। ये बस दोनों ही लाइपोप्रोटीन से बनी हुई हैं। इनका हम कार्य देखते हैं, काम क्या है, ठीक है। देखिए, क्या होता है कि ये केंद्रक से जो भी चीजें, यहाँ पर केंद्रक में जिस भी वस्तु का निर्माण हो रहा है, या जो भी पदार्थों का निर्माण हो रहा है, या बाहर से कोई पदार्थ बना हुआ है और उसको अंदर ले जाना है, तो केंद्रक से कोई पदार्थ को बाहर ले जाना
और यहाँ प्रोटोप्लाज्म में से जो भी कोई चीज बनी हुई है उसको अंदर लेके आना। ठीक है, ये सारा का सारा काम अंतःप्रदब्ध जालिका करती है। ठीक है, केंद्रक से कोई भी पदार्थ बाहर ले जाना या केंद्रक के अंदर कोई पदार्थ लाना, ये इनका काम है। मतलब ये क्या करती हैं, परिवहन करती हैं। एक्चुअली ये परिवहन अंदर ही अंदर हो रहा है कोशिका के। देखिए, कोशिका से बाहर कुछ नहीं ला रही हैं ये, या यहाँ से बाहर कुछ नहीं भेज रही हैं, ये अंदर का कोई भी पदार्थ केंद्रक तक ले जा रही है और केंद्रक से यहाँ तक, मतलब कोशिका के अंदर ही ये परिवहन कर रही हैं। इसलिए इनको बताते हैं कि ये किस टाइप का परिवहन करती हैं। ये करती हैं आंतरिक परिवहन। ठीक है, तो आंतरिक परिवहन करना इनका काम है। दूसरा क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, जैसे सेल विभाजित होता है, तो जैसे कोई एक सेल है जब विभाजित हो जाता है तो ये 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। पर ये 2 सेल में होता कैसे है कि ये बीच में से टूट जाता है। ठीक है, जब ये टूटता है तो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी टूट जाती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही नए सेल के लिए ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है, ये वाली। तो इसका क्या हो गया, आंतरिक परिवहन करती है और विभाजन के बाद कोशिका झिल्ली का निर्माण करती है। क्लियर है ना? ठीक है, ये टूटती है और क्योंकि यहां से तो ये आधा हो गया, लिक्विड भी सब वो हो जाता है, तो ये यहां से इस झिल्ली का निर्माण करती है। यहाँ ये दूसरी सेल के लिए आधा आधा डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जैसे और इसका एक और काम है प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, अब प्रोटीन का निर्माण कैसे, देखिए दोनों ही प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इसमें तो देखिए खुरदरी में राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इसका काम ही है प्रोटीन बनाना। फैक्ट्री मतलब जहां पे कोई चीज बनती है, काम ही इसका प्रोटीन बनाना। तो ये इसके साथ है, तो इसकी हेल्प से ये भी प्रोटीन बनाती है, बहुत अधिक मात्रा में बनाती है। लेकिन यदि स्मूथ की बात करें तो उसके पास राइबोसोम्स है नहीं, तो ये प्रोटीन तो बनाती है लेकिन कम मात्रा में बनाती है। ठीक है, तो प्रोटीन का निर्माण तो ज्यादा ये करता है, खुरदरी है वो ज्यादा प्रोटीन का निर्माण करता है, चिकनी है वो कम प्रोटीन का निर्माण करता है। साथ साथ ये प्रोटीन का परिवहन भी करती है। ठीक है, यहां लिख देते हैं, शायद नीचे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और क्या करती है, प्रोटीन का परिवहन। ठीक है, प्रोटीन बन गया, जहां जिस भी ऑर्गन को जरूरत है वहां पर ये प्रोटीन को पहुंचा देती है। ठीक है, तो ये इसके काम है। साथ साथ में क्या होता है, जब ये ठीक है हार्मोन का सेक्रेशन होना हो या कुछ अदर लिक्विड का सेक्रेशन होना हो, तो उसमें ये हेल्प करती है। ठीक है, तो ये इसका इतना काम था। बस इसमें हमें इतना ही पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर अपना अंतःप्रदब्ध जालिका क्लियर हो जाता है। क्या देखा हमने कि ये एक झिल्ली युक्त नलिकाकार जाल संरचना है। नलिकाएं जैसी ऐसी ट्यूब बनी हुई हैं उसमें ऐसे, फिर यहाँ पर भी कुछ ट्यूब्स बने होते हैं, यहाँ पर भी ऐसी संरचनाएं बनती हैं जिसमें से कोई भी मटेरियल यहाँ एंटर करता है और फिर ये ऐसे घूमता हुआ और फिर जहाँ उसको जाना होता है तो वहाँ ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं। यहाँ से एंटर किया, घूमता घूमता यहाँ बाहर जाता है, या बाहर से आया तो ये सेल के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसलिए नलिकाकार हैं और झिल्ली युक्त है, बिल्कुल नरम है। ये जाल जैसी संरचनाएं आप देख रहे हो, थोड़ा सा जाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। लाइपोप्रोटीन से बनती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिका, खुरदरी अंतःप्रदब्ध जालिका। खुरदरी अंतःप्रदब्ध जालिका वो जालिकाएं हैं जिन पर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिन पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं वो चिकनी अंतःप्रदब्ध जालिकाएं हैं। ठीक है, दोनों के काम क्या है, ये आंतरिक परिवहन करती है, केंद्रक से कोई पदार्थ केंद्रक के बाहर और बाहर से कोशिका द्रव्य में से कोई पदार्थ केंद्रक के अंदर लाने का काम करती हैं। कोशिका झिल्ली, जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका झिल्ली के निर्माण में ये सहायता करती हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जब कोशिका विभाजन होता है तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, तो वो हमारा यही है, अंतःप्रदब्ध जालिका। ठीक है, कोशिका झिल्ली, और एक और लिख सकते हो कोशिका पट्टी। ठीक है, कोशिका पट्टी भी कोशिका झिल्ली जैसी संरचना है, लेकिन कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है जंतु कोशिका में, कोशिका पट्टी का निर्माण होता है पादप कोशिकाओं में।
ठीक है। और इनका क्या काम है, प्रोटीन का ये निर्माण करती हैं, प्रोटीन बनाती हैं और प्रोटीन का परिवहन भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अंतःपदव्य जालिका। ठीक है, अब हम कोई नेक्स्ट ऑर्गन लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम सारे ऑर्गन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट है या कोई समस्या है तो प्लीज़ आप कमेंट करें और हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में इसको पहुंचाएं और जिनको ज़रूरत है उनके यहाँ तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू।